हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हम वीडियो सीरीज डिस्कस कर रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत का जो सेकंड पार्ट है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 12 और 13 कंप्लीट कर लिया विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। कल हमने 14 चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सी लेंथी है तो इसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 3 पार्ट में वीडियो रहने वाला है। आज की वीडियो में हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइम पे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस के द्वारा वो स्टेट फील्ड में जाकर के लॉ बना सकता है, इसका हम समझेंगे। यानी कि अगर हम नॉर्मल टाइम की बात करें तो उस पे क्या है कि भाई सेंट्रल के पास अपना अलग पावर रहता है लॉ बनाने के लिए, और स्टेट के पास अपना पावर रहता है। क्यों? क्योंकि हम फेडरल वाला सिस्टम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जिसके इसके वजह से। लेकिन कुछ अब नॉर्मल टाइम पे क्या होता है कि सेंट्रल के पास, यानी कि आप समझिए पार्लियामेंट के पास कुछ अधिकार आ जाते हैं जहां पे वो स्टेट फील्ड में भी जाकर के क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। तो वो सारे जो अब नॉर्मल सिचुएशन, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कि अब नॉर्मल सिचुएशन है जिसमें पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस के द्वारा क्या है, स्टेट फील्ड में लॉ बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आप समझिए, जब राज्यसभा के द्वारा कोई रिजोल्यूशंस पास किया जाता है 2/3 मेजोरिटी के द्वारा, तब जाकर के स्टेट यानी कि जो सेंट्रल है वो स्टेट के फील्ड में क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। लेकिन उस लॉ की जो ड्यूरेशन रहेगी वो मात्र 1 साल रहेगी, पहला चीज। दूसरा, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या है, पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी आ जाती है, सेंट्रल के पास ये पावर आ जाता है कि वो स्टेट फील्ड में जाकर के कानून बना सकता है। और इस लॉ का ड्यूरेशन कितना रहेगा, 6 महीने। फिर जब दो या दो से स्टेट के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है पार्लियामेंट से या सेंटर से, तब वो क्या कर सकता है, स्टेट के फील्ड में लॉ बना सकता है। फिर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट इंप्लीमेंट करना हो, चाहे वो स्टेट लिस्ट में ही क्यों ना हो, तो उस टाइम पे भी क्या है, पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जा सकता है स्टेट फील्ड में। फिर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं। प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे भी क्या है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के पास ये पावर आ जाती है कि वो स्टेट फील्ड में जाकर के कानून बना सकते हैं। यानी कि ये 5 ऐसे अब नॉर्मल ड्यूरेशन है जिसके पास पार्लियामेंट के पास ये अधिकार आ जाता है, पावर आ जाता है कि वो स्टेट फील्ड में जाकर के लॉ बना सकता है। इन सबको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट होगा हमारा, वो डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल जो है वो कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशंस किस किस फील्ड में कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में और पार्ट बाई पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको समझने में भी आसानी होगी और आप प्रॉपरली समझ पाइएगा अगर हम इसको पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करेंगे तो। इससे पहले हमने क्लास 11 से लेकर के, सॉरी 6 से लेकर के 11th की जो दोनों बुक है, फर्स्ट एंड सेकंड, वो दोनों बुक कंप्लीट कर ली है। वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और वीक यानी कि संडे संडे को जो हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, जिसमें टोटल 190 क्वेश्चंस इन 27 साल में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा है। तो अब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट होगा, तब हम अपना पॉलिटी का एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछे गए। हमने एम लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें चैप्टर 11 1 से लेके 11 तक है, वो भी डिस्कस कर लिया है। वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। चैप्टर 1 से लेकर के 11 तक आपको एक कंप्लीट एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड के बारे में, यानी कि राज्य के क्षेत्र में जब संसद विधान के द्वारा क्या किया जाता है, कानून बनाया जाता है, किस टाइम पे बनाया जा सकता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लेजिस्लेटिव पावर है वो सेंटर और स्टेट दोनों में क्या रखा है, डिवाइड करके रखा है। दोनों को अलग अलग प्रोविंस रखे गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि हम फेडरल मॉडल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और कौन से मॉडल को, फेडरल मॉडल,
कैनेडियन यानी कि कनाडा का जो फेडरल सिस्टम है उसी मॉडल को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो नॉर्मल टाइम पे क्या है, स्टेट और सेंटर यानी कि सेंटर और स्टेट का जो लेजिस्लेटिव पावर है वो हमें क्या देखने को मिलता है, दोनों डिवाइडेड देखने को मिलता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में कहा गया है। लेकिन अब नॉर्मल टाइम पे क्या है कि स्टेट के पास यानी कि आप समझिए कि सेंट्रल के पास यानी कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस के पास कुछ पावर आ जाते हैं, जिसके वजह से वो क्या है, स्टेट लिस्ट में जाकर के भी क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। यानी हम दूसरे शब्दों में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस में ये इम्पावर्स दिया गया है कि पार्लियामेंट कुछ कंडीशंस में क्या कर सकता है, स्टेट लिस्ट के अंदर कानून बना सकता है। अब नॉर्मल ड्यूरेशंस क्या क्या दे रखा है, पहला कहा गया है कि व्हेन अ राज्यसभा पास अ रिजोल्यूशन, यानी कि राज्यसभा के द्वारा जब 2/3 बहुमत से रिजोल्यूशंस पास किया जाता है कि पार्लियामेंट यानी कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो स्टेट फील्ड में जाकर के क्या करे, कानून बनाए। तब जाकर के क्या है, स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। और वो कानून कितने साल के लिए रहेगा, मात्र 1 साल के लिए रहेगा। फिर उसको दोबारा से इसी रिजोल्यूशंस के द्वारा वो कानून दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन 1 साल के बाद वो कानून क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, एक पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी मिल जाती है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस के पास ये पावर मिल जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में भी जाकर के क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। लेकिन कब, जब राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से ये रिजोल्यूशंस पास किया गया हो। लेकिन वो कानून क्या है, 2/3 थर्ड बहुमत से होना चाहिए वोटिंग के द्वारा। लेकिन वो कानून क्या होगा, 1 ही साल तक फोर्स में रहेगा। उसके बाद क्या होगा, वो 1 साल के बाद सस्पेंड हो जाएगा, यानी कि एक्सपायर्ड हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से क्या है, फिर से क्या किया जाएगा, 2/3 बहुमत, अगर वो लॉ को कंटिन्यू रखना हो तो दोबारा राज्यसभा में 2/3 बहुमत से रिजोल्यूशन लाना होगा। तब जाकर के वो कानून आगे कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो वो वहां पे सस्पेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, जो हमारा पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन है उसको ये पावर मिल जाता है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जाकर के क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। अब बात करते हैं हम नेशनल इमरजेंसी की ड्यूरेशन में। नेशनल इमरजेंसी में क्या है कि जब किसी स्टेट में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया जाता है यानी कि लगाया जाता है, तो उस टाइम पे क्या है, पार्लियामेंट के पास ये पावर मिल जाता है कि वो स्टेट लिस्ट में जाकर के क्या करे, तो कानून बना सकता है। लेकिन उस कानून का ड्यूरेशन कितना रहेगा, 6 साल रहे, वो सॉरी ओनली 6 मंथ रहेगा। इसमें 1 ईयर रहेगा, लेकिन इसमें इमरजेंसी ड्यूरेशन में वो कितने मंथ के लिए रहेगा, ओनली 6 मंथ के लिए रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, फिर ये स्टेट यानी कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस के पास पावर है कि वो स्टेट के लिस्ट में जाकर के किसी भी मैटर से रिलेटेड वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। ये इमरजेंसी ड्यूरेशंस की बात रखी गई है। वहीं पे अगर हम थर्ड कंडीशंस की बात करते हैं, व्हेन स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा राज्यों के द्वारा, सिंगल स्टेट नहीं, सिर्फ दो या दो से ज्यादा स्टेट के द्वारा पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप हमारे इस स्टेट लिस्ट के लिए क्या करें, कानून बनाए, तब पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी यानी कि ये पावर आ जाता है कि वो स्टेट के लिए कानून बनाए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे नीचे। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि जब राज्यों के द्वारा क्या किया जाने लगता है, पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट किया जाने लगता है कि पार्लियामेंट से कहते हैं कि आप हमारे स्टेट लिस्ट के लिए कुछ कानून बनाए या कुछ रेगुलेटिंग मैटर अप्लाई करें, तो वहां पे क्या होता है, तो पार्लियामेंट कानून बनाती है, यानी कि लॉ या कह सकते हैं आप एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन वहां पे एक कंडीशन ये भी रखी गई है, जिस स्टेट के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है वो लॉ सिर्फ उसी स्टेट में इंप्लीमेंट होगा, ना कि पूरे कंट्री में। जैसे कि आप बात कीजिए डिफेंस की, हम बात करते हैं डिफेंस के मैटर में, यदि कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है तो वो लॉ किस पे होगी, पूरे स्टेट, यानी कि आज के टाइम पे जब हम 2023 जनवरी 2023 में बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे क्या 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो जैसे ही सेंट्रल यानी कि जो हमारे यूनियन लिस्ट में जो मैटर आते हैं उससे रिलेटेड जब पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है, मान लीजिए जैसे डिफेंस आता है हमारा यूनियन लिस्ट में, या हम बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स यानी कि जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मैटर है,
वो किसके अंदर आते हैं? यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। यदि पार्लियामेंट के द्वारा इन मैटर में जो यूनियन लिस्ट में आते हैं उस मैटर से रिलेटेड कोई लॉ बनाया जाता है तो वह हमारे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी सब पे इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा स्टेट के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के लिए कोई कानून बनाए, तो वो सिर्फ उसी स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा जिस स्टेट के द्वारा क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ना कि वो ऑल स्टेट पे इम्प्लीमेंट होगा। ऑल स्टेट पे नहीं होगा, सिर्फ उसी स्टेट पे इम्प्लीमेंट होगा जिसके द्वारा पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और ये रिक्वेस्ट कितने? दो या दो से ज्यादा स्टेट के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया जाना चाहिए, तभी वो कानून क्या है, पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट लिस्ट के लिए वो कानून बनाया जा सकता है। अब जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि आप ये समझिए, एग्जाम्पल के तहत आप ये समझ, जैसे कि हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, या आप बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये ऐसे मैटर है, या आप बात कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। ये ऐसे मैटर है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। जब दो या दो से ज्यादा स्टेट के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा कि मान लीजिए केरला और यूपी के द्वारा, ये दो स्टेट के द्वारा पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक कानून बना दे, तो पार्लियामेंट जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो कानून बनाएगा वो सिर्फ इन्हीं दोनों स्टेट पे इम्प्लीमेंट होगा, ना कि अदर जो बच गए स्टेट है उन पे भी ये इम्प्लीमेंट होगा नहीं। सिर्फ उन्हीं दो स्टेट पे इम्प्लीमेंट होगा जो रिक्वेस्ट लेकर के आते हैं, यानी कि जो रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस कंडीशंस में भी क्या है, पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी आ जाती है, पावर आ जाता है कि वो स्टेट लिस्ट में जाकर के क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। फिर हम बात करते हैं टू इंटरनेशनल इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट, यानी कि ये समझिए जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई एग्रीमेंट किया जाता है, चाहे वो स्टेट लिस्ट के ही अंदर क्यों ना आए, तो उस कंडीशंस में भी क्या है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, चाहे वो स्टेट लिस्ट के ही अंदर में क्यों ना हो। जैसे कि देखिए, अब बात करते हैं इसके बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक एक्ट लाया गया था, प्रिवेंस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947। फिर हम बात करते हैं जेनेवा कन्वेंशंस एक्ट जो कि 1960 में आया था। तो ये एक ऐसे एक्ट है, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट था इंटरनेशनल लेवल पे, इसमें उन लिस्ट पे भी कानून बनाया गया जो कि हमारे कंट्री के स्टेट लिस्ट में आता था, लेकिन वहां पे कानून किसके द्वारा बनाया गया, पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया गया। तो यानी कि अगर आप ये सीधा सीधी समझिए कि जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो उस पे कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए, चाहे वो हमारे स्टेट लिस्ट के ही अंदर क्यों ना आए या वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर ही क्यों ना आए, कंकरेंट लिस्ट में दोनों को अधिकार मिल जाता है कानून बनाने का, लेकिन आप ये समझिए चाहे वो स्टेट लिस्ट के ही अंदर क्यों ना हो, लेकिन वहां पे पार्लियामेंट उससे रिगार्डिंग कानून बना सकती है और वो स्टेट पे इम्प्लीमेंट होगा। तो एक इस कंडीशंस में भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई हमारा पार्लियामेंट क्या कर सकता है, स्टेट लिस्ट के अंदर कानून बना सकता है। अब बात करते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी रूल के टाइम पे, यानी कि आप समझ सकते हैं प्रेसिडेंटल रूल के टाइम पे, यानी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान। जब राष्ट्रपति शासन कंट्री में लगाया जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो स्टेट होता है वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मैं यहाँ पे आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जैसे कि हमने जो इससे पहले जो फेडरल वाला चैप्टर डिस्कस किया था, आपको ये बताना है कि क्वाजाई फेडरल किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था, और आपको ये बताना है कि यूनिक फेडरल, यानी कि ये एक अलग संघ है, ये किसके द्वारा कहा गया था, ये दोनों आपको बताना है। और ये इसका आंसर आपको जब तब मिल जाएगा, वहां पे मिल जाएगा जहाँ पे हमने फेडरल का क्रिटिज्म डिस्कस किया था। तो यानी कि ये समझिए प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे भी क्या है, पार्लियामेंट के पास क्या मिलता है, ये पावर आ जाता है कि वो कानून को बनाए। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट रूल खत्म होगा तो वो कानून भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तब वहां पे क्या किसको मान रखा जाएगा, तो वहां पे स्टेट के कानून को फोर्स में रखा जाएगा, यानी कि यानी कि जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो कानून है तो स्टेट अपने अकॉर्डिंग उसके लिए कानून बना सकता है।
यानी कि ये अगर हम प्रेसिडेंटल रूल की बात करें तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो संसद उस राज्य के संबंध में राज्य सूची के किसी भी मामले में क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। संसद द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद ही क्या होती है, प्रभावी रहती है। इसके बाद इसका मतलब है कि वो कानून वहां पे खत्म हो जाती है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन खत्म होगा तो संसद के द्वारा जो कानून बनाया है वो भी वहां पे क्या हो जाएगा, उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी, यानी कि वो शासन समाप्त हो जाएगा, वो कानून तब नहीं रहेगा। लेकिन इस तरह के कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा क्या किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है। मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, या आप ऐसे समझिए कि जब 1975 में इमरजेंसी लगाया गया था हमारी कंट्री में, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, तो उस टाइम संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया गया हो या बात कीजिए पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून बनाया गया हो, तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल खत्म होता है तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर आ जाती है, या तो वो कानून को कंटिन्यू रखे, यानी कि संसद के द्वारा बनाए गए लॉ को वो कंटिन्यू रख सकता है, या उसको खत्म कर सकता है, या उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकता है। तो आप ये समझिए सीधा सीधी कि जो प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे जो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है तो वो क्या हो सकता है, या तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा खत्म कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, ये उसको कंटिन्यू रख सकता है। ये पावर दोबारा से किसके हाथ में आ जाती है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव के पास आ जाती है। तो इन कंडीशनों में क्या है कि पार्लियामेंट के द्वारा क्या है, स्टेट फील्ड में क्या किया जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है। तो किस किस ड्यूरेशन में पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट लिस्ट में या स्टेट फील्ड में लॉ बनाया जा सकता है। तो यदि आपसे कोई पूछता है तो आप सीधा सीधी कह सकते हैं कि भाई 2/3 बहुमत पे के द्वारा राज्यसभा में जब कोई रिजोल्यूशन पास किया जाता है तब स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट कानून बना सकता है।